अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। All right. Everybody has my voice. You can put up into the chat channel. आवाज आ रही? अब देखो आवाज आ रही? ठीक है, बच्चों को आ गई। ऑलराइट बेटा, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था समथिंग अबाउट different type of techniques, but today what we are going to discuss is that I felt a need a couple of days back कि बेटा we need to talk about protein once again. बड़ा haphazard, बड़ा fast जाता है, so बच्चों को normally इसके अंदर ना समझने में थोड़ा सा problem आती है. So today I'm going to talk about an overview, very quick but very comprehensive about the whole protein, because protein metabolism in fact, ठीक है ना, जिसके अंदर अगर आपको कोई स्टेप मिस होता है या अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे मतलब it was not there as such, so we can actually discuss that thing. Starting from this, protein metabolism and amino acid कोर्स आउटलाइन बेटा ये बड़ा क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है ना. चैप्टर 19-20 आपने अगर कर लिया प्रोटीन के बारे में तो यू हैव अ कंप्लीट एंड अंडरस्टूड काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है. उसके बाद आप आ जाएं. हाँ, हमें पता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की हम बात क्यों करते हैं बेटा. आई विल बी क्विक सो दैट कि हम लोग सारी बातें कवर कर सकें. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की हम बात इसलिए करते हैं नॉट बिकॉज एक्चुअली ऑफ द एनर्जी सोर्स दैट प्रोटीन कैन गिव अस. प्रोटीन के हमारे बॉडी में बेसिक जो फंक्शन है, एक तो वो रिपेयर एंड सिंथेसिस का है ही है. उसके अलावा जो उसके अंदर हमारे प्रोटीन का फंक्शन है वो ये है कि इट असिस्ट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ अ डिफरेंट constitutions of our food like fats and carbohydrates. And secondly, अगर इसने खुद एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट होना ही है तो ये इन दोनों का पाथवे को कंज्यूम करता है, ठीक है. सो इसी तरह से कैलोरीज है और एसेंशियल नॉन एसेंशियल है, ठीक है. सिंपल सी देखें, सिंथेसिस स्टिमुलेटेड. अच्छा, अब सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड इतना ज्यादा मैंने पढ़ाया, ये इस तरह बनता है, वो इस तरह बनता है, इस तरह बनता है. सिंपल कम टू द ग्रासरूट लेवल, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड. किसी ने अगर अपना प्रोटीन मास बढ़ाना है, कोई बॉडी बिल्डर है उससे बॉडी बनानी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उससे बच्चा ग्रो होना उसके टमी के अंदर, और सो दैट सो के कोई जख्मी है उसने रिपेयर करना है, अपने जख्म भरने. these are the three things, four things that they play a role in this. Internal growth factor, thyroid hormone, insulin, estrogen, and testosterone. These are the factors that they actually regulate the synthesis or increase the load of amino acids. ठीक है जी. अच्छा जी, प्रोटीन्स टूटते किस तरह है. प्रोटीन पहले अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, लिवर में जाते हैं, उनसे अमोनिया निकलता है, अमोनिया रिमूव होता है. अमोनिया रिमूव होने के बाद वो एक कार्बन स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन स्केलेटन का हमें पता है कि वो हमारे लिए इट इज ट्रीटेड एज अ कार्बोहाइड्रेट. तो अगेन इट गोज टू द क्रेब्स साइकिल एंड देन ऑनवर्ड एटीपी प्रोडक्शन. No amount or no whatsoever protein metabolism takes place in the mouth, ठीक है ना. सबसे स्टेज शुरू होती है फ्रॉम लिवर, फ्रॉम स्टमक. स्टमक के अंदर भी आपको शॉर्ट स्टमक के एंजाइम्स हैं जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं या इनडायरेक्ट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं. इनका नाम याद रखना बेटा, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रोसिन एंड जेलाटिनेज, ठीक है नहीं.
ये चार हैं, इसमें से जो रेनिन है ये बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए काम होता है। इट इज ऑलवेज इन पीड्स, थोड़ा सा बच्चों में पाया जाता है, और उसके बाद ये ज्यादातर आपके ये जो चरवाहे जानवर होते हैं उनके लिए होता है। और इसके साथ जेलेटिनेज और गैस्ट्रेसिन ये अलग अलग फंक्शंस के लिए। ठीक हो गया। गोइंग बैक पेप्सिन के ऊपर जाते हैं। पेप्सिन का जी जो सबसे बड़ा काम है, ये जी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन में रिलीज होता है, जो चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसके लिए कि ये चीफ सेल्स ऑफ स्टमक से रिलीज होता है। ये दो चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके एक्टिव फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो एक दफा जब ये कन्वर्ट हो गया एक्टिव फॉर्म में, तो ये खुद से अपने आप को दोबारा से एक्टिवेट कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एन ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक हो गया। ये अगर ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, ट्रिप्सिन, किसी भी चीज का पूछें, ग्लूटामेज का पूछें, तो बेटा आपको इतना पता होना चाहिए कि सर ये, या जो आपका जवाब में आप इतना जरूर लिख सकते हो कि जो भी एक कंपाउंड इन एक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका एक्टिव फॉर्म फर्दर अपनी एक्टिवेशन को प्रोनाउंस या इनहांस कर सकता है, उसे ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। रेनिन मैंने आपको बताया बच्चों के अंदर होती है। इसकी वजह ज्यादातर यह होता है कि बच्चों को मिल्क ज्यादा फीड कराया जाता है, और मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं उनको ज्यादा एमल्सिफाई करने के लिए, ज्यादा बेहतर एमल्सिफाई करने के लिए बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने ये रेनिन थोड़ा सा दिया हुआ है, सो दैट सो कि वो दूध को और बेहतर, हमसे अडल्ट लोगों से बेहतर मेटाबलाइज करें और वो जल्दी और ज्यादा एनर्जी सोर्स लें। बाकी ये अडल्ट्स में नहीं होता, एंड इट इज प्रीरेक्विजिटली काफ्स यानी एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक हो गया। इसके बारे में कभी भी इतनी ज्यादा बात नहीं होती। गैस्ट्रेसिन secreted फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस एंड इन अ zymogen फॉर्म। ठीक है जी। ये पीएच एक्टिवेटिंग है। अब जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने पहले कहा कि पेप्सिन के जैसे 5 पेप्टाइड्स निकल गए, अभी ये देखो, अभी ये बात हुई है पेप्सिन की कि जिनासा इसके 5 पेप्टाइड्स लगे, इनहिबिटर निकला तो ये कन्वर्ट हो गया। रेनिन की इसी तरह बात की। अब जब आप गैस्ट्रोसिन की बात करेंगे तो ये zymogen फॉर्म में होता है। एक्टिवेटेड इज इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl इसके ऊपर एक्ट नहीं करता, पीएच इसे देता है। ये पीएच एक्टिवेटेड है। इसमें से जैसे पीएच एसिडिक आता है, इसमें से हाइड्रोजनेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन होती है और खुद एक्टिव हो जाता है। ठीक हो गया। gelatinase, it is in form of gelatin is hydrolyzed by the enzyme of gelatinase। ठीक है जी। प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जो पॉलीपेप्टाइड होता है, और ये भी एसिडिक मीडियम पे खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। आगे चलते हैं। स्टमक के बाद सारा का सारा जो आपका काइम होता है या डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, उसने जाना होता है ड्यूडेनम के अंदर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ड्यूडेनम के अंदर जब जो स्क्रीशंस आती हैं, ड्यूडेनम बेसिकली आपका सेकंड डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है। पहला स्टमक है। स्टमक में हर चीज ने तोड़ मरोड़ जाना है, चर्निंग होनी है, उसके ऊपर एसिड आ जाना है उसने, और ये पेप्सिन रेनिन जो भी आ रहा है सारा, ये पहला हो गया। तो दूसरी जगह जाके जहाँ पे दोबारा से तोड़ने का ही काम, इन स्पेसिफिक तोड़ने का ही होता है, वो दैट इज ड्यूडेनम। ठीक है। तो ड्यूडेनम की सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होती है जितनी गैस्ट्रिक सेंसिटिविटी होती है। ठीक है। ड्यूडेनम के अंदर आके बेसिकली वहां पे एक हेपाटो पेनक्रियाटिक हेपाटिक चैनल होता है, एम्पुला ऑफ बेटर के नाम से, जो कि खुलता है। यानी आपके अगर पेट के अंदर देखें तो एक साइड में पैंक्रियास पड़ा हुआ है ऊपर। ठीक है ना। पैंक्रियास आपके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पे पड़ा हुआ है, और जो आपका लिवर है वो आपके राइट अपर क्वाड्रेंट पे पड़ा हुआ है। ठीक है। इधर से पैंक्रियास लेफ्ट साइड से अपनी सिक्रीशंस निकालता है, लिवर में भेजता है। लिवर में वो थोड़े से रीमॉडल होते हैं। ठीक है ना। जिस तरह के मैंने आपको बाइल सिंथेसिस के अंदर पढ़ाया था। ठीक है। और वो रीमॉडल होने के बाद बिलियरी चैनल्स के अंदर, उसी बाइल के अंदर होते हुए स्टमक के अंदर आते हैं और डाइजेशन शुरू होती है। ठीक है। अब ये जो इसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं, दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। फिर एग्जाम है, क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, चीफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है। ये चीफ का वर्ड हमेशा ज़हन में रखिएगा। जब भी आप कहते हैं ऑल पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, तो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है। ये चीज यानी मेजर है, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, इलास्टेजेस एंड कोलिजनेजेस। ठीक है जी। ये 5 नाम आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन हो जाता है। लेट्स से कि किस तरह एक्टिवेट होते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है वो ट्रिप्सिनोजेन के अंदर फॉर्म में रिलीज होता है, ये जाइमोजेनिक फॉर्म है।
कन्वर्ट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब इसकी कन्वर्जन किस तरह होती है और इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली बात तो ये है, ये एंटेरोकाइनेजेस एक किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे म्यूकोजा, इंटेस्टिनल म्यूकोजा के साथ अटैच होते हैं। वो जब ट्रिप्सिनोजेन को देखते हैं तो उसके ऊपर एक्ट करते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए उनको पीएच कम से कम 5.5 यानी 5.5 पीएच चाहिए होती है। ठीक है। दूसरी बात, ट्रिप्सिन ऑटोलिटिकल एक्टिविटीज के पास है। ठीक है, ऑटोकैटालिटिकली अपने आप को ये एक्टिवेट कर लेता है एट द पीएच, ये भी ध्यान में रखें 7.9। जब आपकी पीएच टोटल बेसिक हो जाएगी तो ट्रिप्सिन अपने आप को जोश और खरोश से बढ़ाना शुरू कर देगा। दूसरी चीज क्या है कि हर काम को हमारी बॉडी के अंदर करने के लिए सिग्नलिंग जाती है। जिस तरह के हम हर लोग एक दूसरे से, हम हर इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए एक सिग्नलिंग मेथड इस्तेमाल करता है। सिग्नलिंग मेथड हमारा क्या है? लैंग्वेज। सिग्नलिंग मेथड हमारा क्या है? हमारे एक्सप्रेशंस, इशारे। ठीक है, दीज आर द सिग्नलिंग मेथड्स टू कम्युनिकेट। इसी तरह हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सेल सिग्नलिंग कम्युनिकेटिंग पाथवे। तो जो इसके अंदर चलता है वो कैल्शियम के साथ ये एक्टिवेट होता है। ये पूरी एक्टिवेशन मॉडल जो ट्रिप्सिन का है वो एप्टल रिक्वायर्स कैल्शियम। सो अगर आपने इसको लिखना पड़े तो आप इसे कहोगे कैलमोडलिन। कैलमोडलिन मॉडल होता है जो कैल्शियम से रिलेटेड पाथवे चलता है। इट इज एक्टिवेटेड थ्रू कैलमोडलिन मॉडल ऑफ सेल सिग्नलिंग। चलिए जी आगे चलते हैं। ट्रिप्सिन के बारे में, एक्ट इन अल्कलाइन मीडियम 8 to 9 पे इसकी ऑप्टिमम है। ये बात भी आपने जरूर लिखनी है अपनी क्लास वो उसमें आंसर में। ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड सी बात है। आपको पता है, कैन हाइड्रोलाइज अ पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक या कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अ लाइसिन। ठीक है जी। आपको पता है कि जितने ये एंजाइम है, ये जो ट्रिप्सिन वगैरह है, इनको प्रोटियोलिटिक कहते हैं। प्रोटियोलिटिक, प्रोटीन तोड़ने वाले। ठीक है। अब ये प्रोटियोलिटिक, प्रोटियोलाइसिस किधर से होती है? प्रोटीन के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये तो हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, हमने प्रोटीन केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ी है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होता है, ये जो अल्लाह आपका भला करे, ट्रिप्सिन कहाँ से तोड़ता है? अब एक पेप्टाइड बॉन्ड है, हमें ये भी पता है कि जो हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अगर सेंट्रल कार्बन चेन है तो एक तरफ आपका मतलब ऑक्सैलिक एसिड होगा यानी हाइड्रोक्सिल, यानी आपका HCH होगा, और एक तरफ आपका नाइट्रोजनस एंड होगा। ठीक है। अब इस भाई ने जो आके तोड़ना है वो कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ लाइसिन, यानी जो इसका कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ से इसने यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना शुरू करने हैं। ठीक है ना, हर प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ से तोड़ने शुरू। Residue on a pepsinogen converting later trypsin in an active hexapeptides। अच्छा जी, जो ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन है और इसी तरह बाकी भी काफी एंजाइम्स की एक्टिवेशन है, ये सिर्फ ओवरऑल नॉलेज दे रहा हूँ, वो सिंगल स्टेप एक्टिवेशन नहीं है, वो 2-3 स्टेप एक्टिवेशन है। उस 2-3 स्टेप ऑफ एक्टिवेशन के अंदर जैसे जैसे मीडियम और अच्छा होता रहता है, एक्टिवेशन उतनी ज्यादा होती रहती है। सबसे पहले देखिए जी, एंटेरोकाइनेसिस ने कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर इसके अंदर से एक हेक्सोपेप्टाइड निकाल दिया जो कि इसे इनएक्टिव रखता था। हेक्सोपेप्टाइड जब निकल गया तो ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। ठीक है। फंक्शन एज एन एक्टिव साइट हिस्टाडाइन सीरीन रेसिड्यूज। ठीक है जी। अब इसका जो मुंह है, जिसने इधर इसने काटना है, इस एंजाइम ने जहां से काट इस समझो कि ये कैंची जिस तरह इसने जाके बॉन्ड काट रहे हैं, तो इसके कैंची का जो काटने वाला मुंह है बेटा, वहां पे जो एक्टिव साइट या पोलैरिटी क्रिएट करते हैं वो है हिस्टिडीन और या हिस्टिडाइल सीरीन। ये नहीं, एक कॉम्बिनेशन है दो अमीनो एसिड की, हिस्टिडीन और सीरीन, वो आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। वो जो इसका एंड है ना इस एंजाइम का, वो पोलैरिटी वाइज एक्टिव है और वो कटिंग का काम करता है।
नेक्स्ट टू दैट, फंक्शंस ऑफ ट्रिप्सिन अब आगे और भी थोड़े से अदर देन दिस के, ये इसने पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ना है। इसका काम क्या है कि ये अपने साथ जितने पैनक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आते हैं ये उनको तो एक्टिवेट करता है। वन ऑफ देम इज कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेज एंड फिब्रिन। कीमोट्रिप्सिनोजेन होता है इसका इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और आगे मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, चलते हैं आगे। Chymotrypsin. Chymotrypsin is a proteinase secreted from in the form of trypsinogen, activated by trypsin. ठीक है, three chymotrypsinogens are there, A, B and C. अगर क्वेश्चन आता है कि chymotrypsinogen के ऊपर, तो आप ये कहेंगे chymotrypsinogen। बेटा काइमोट्रिप्सिनोजेन, एक चीज याद रखना, काइमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है। जब आप कहते हो ना जिन, तो इसका मतलब है ये आप जाइमोजिन की बात कर रहे हो। तो ये चीज जेन में रखना कि काइमोट्रिप्सिन के जो जाइमोजिन है वो तीन टाइप के हैं। उन तीनों को जब एक्टिव करके डेंटिंग पेंटिंग करके जगाया जाता है तो वो मिल के बनाते एक काइमोट्रिप्सिन है। उस पाथवे को जरा थोड़ा सा इस तरह भी देख लें, इस दिस कॉर्नर ऑफ माय स्क्रीन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजेन सबसे पहले ट्रिप्सिन आता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए इसके साथ है सिग्मा काइमोट्रिप्सिन प्लस इनएक्टिव डाइपेप्टाइड निकाल देता है। वो डाइपेप्टाइड्स कौन से हैं? डाइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड। वो दो पेप्टाइड कौन कौन से हैं जो कि 14 और 15 नंबर पे होते हैं? वो सीरीन और राजुडीन। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर से वो आके दोबारा से जो अब पाए काइमोट्रिप्सिनोजन जो सबसे पहले ट्रिप्सिन की वजह से एक्टिवेट हुआ, ठीक है, वो इधर आके पहले दो स्टेप्स को, वन स्टेप को आपको ट्रिप्सिन ने किया, सेकंड स्टेप को ट्रिप्सिन किया, और तीसरे स्टेप को काइमोट्रिप्सिन ने किया। ठीक है ना, काइमोट्रिप्सिन जो जब आता है पाइसेल और सिग्मा के ऊपर जब आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि इसके अंदर से इनएक्टिव डाइपेप्टाइड एक और निकाल देता है, दैट इज थ्रेओनीन और एस्पाराजीन। 147 और 148 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी इतनी डिटेल में शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे, मैं भी नहीं पूछता। ठीक है, तो शायद ही कोई पूछे। तो अल्फा काइमोट्रिप्सिन इज द फाइनल एक्टिव फॉर्म। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन ये जरूर आ जाता है कि फॉर एग्जांपल पाई और सिग्मा और अल्फा, विच वन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ काइमोट्रिप्सिन? ठीक है जी, तो आपने फिर ये कहना है, इतना सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स गो अहेड। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि काम कर रहे हैं वो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस की बात अगर करें तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस का नाम जिस तरह बताता है, सॉरी सॉरी, नाम जिस तरह का बताता है कि इन्होंने कार्बोक्सिल ग्रुप ही रिमूव करना है, ये डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे अमीनो एसिड्स की, और इनका नाम इसलिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस है। ठीक है जी, अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर ट्रिप्सिन भी तो यही करता है, सबसे पहले जो हमने आपको बात कही, यस करता है, बट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। वो दो अमीनो एसिड वहां पे मेंशन थे, ठीक है, उस ऑर्डर में जब आता है तो वो काम करता है। दीज enzymes they don't have any order, इनके पास जो भी प्रोटीन आएगी they will somehow the other do the same with every one of them। ठीक हो गया, इसमें बेटा दो टाइप के होते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ए एंड बी। ठीक है जी, लेट्स a little bit talk about the carboxypeptidases A। carboxypeptidase A के तीन सब यूनिट होते हैं, 1, 2 and 3। इनको ट्रिप्सिन आके काट के निकालता है, यहाँ पे ट्रिप्सिन कार्बोक्सिलेशन करता है। ठीक है ना, जो मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड से वो पेप्टाइड उतारता है। तो पहले में क्या करेगा, वो जो सब यूनिट 3 है उसको निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिवेशन, रिमूवल ऑफ सब यूनिट 3। सेकेंड स्टेप of activation, converting the second
सब यूनिट टू द एक्टिव फॉर्म, और उसके अंदर क्या है कि जो उसका, सॉरी, जो उसका सब यूनिट वन है वो भी निकालना है। तो सब यूनिट टू विल बी फाइनली कन्वर्टेड और टेकन अ फॉर्म ऑफ एक्टिव एंजाइम्स। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। अगेन, जैसे कि आपको कार्बन का स्ट्रक्चर पता है, एक साइड पे कार्बोक्सी एंड होगा, एक साइड पे नाइट्रस एंड होगा। अब हमने जिस वक्त इसको नेम करना है, हमने 1 2 3 करना है इस तरह, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये दो पोलर एंड आ जाएंगे, तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी सिंपल। अच्छा, अब तो दूसरी चीज आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए के लिए पता चल, ये एक मेटालो एंजाइम है। एंजाइम्स के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शायद कि मेटालो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनको एक्टिवेशन के लिए किसी एक मेटल की जरूरत होती है, और इसको किस मेटल की जरूरत होती है? जिंक की। ठीक है, नहीं, जिंक की इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे देखा है, सब सब लोगों को देखा है कि सरबैक्स जी एज ए सप्लीमेंट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस मेटल है, जो कि इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, और ये ख़त्म बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए सरबैक्स ये होता है। secreted in inactive zymogenic form as a carboxypeptidase A। ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, और इसकी थे, इसका जाइमोजेन का क्या नाम है? प्रो कार्बोक्सी, और इसका, जी जी, ये हो गया आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए के बारे में नॉलेज। अब आ जाए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी के बारे में। ठीक है, इट इज एन एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज होता है यहाँ पे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोलाइसिस, यानी पानी की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है, विच आर कनेक्टेड टू द बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन, लाइसिन एंड बेरिंग फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है जी, फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ये कर। बेटा, एक्सोपेप्टाइडेजेस का मतलब ये है कि जिस तरह इनका नाम भी बता रहा है, एक एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं और एक एक्सोपेप्टाइडेजेस होते हैं। जितने अभी तक आपको एंजाइम्स में अभी तक पढ़ाता है, और जिसका ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है जी, स्टमक के अंदर भी, और ये सारे एंडोपेप्टाइडेजेस है। इंटेरोपेप्टाइडेजेस अलग बात है, वो तो म्यूकोजल का इरादा है। ये एंडोपेप्टाइड है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को इनसाइड द ल्यूमेन डिग्रेड करके फाइनलाइज कर। जो एक्सोपेप्टाइडेजेस हैं बेटा, जिस तरह इनका हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसी तरह इनका भी एक्स्ट्रा सेलुलर काम है। ये जो प्रोटीन बन के आती है, जिस तरह के मैंने आपको गैग्स की सिंथेसिस जब पढ़ाई, तो जो गैग्स की प्री मेच्योर फॉर्म है, जब ये वो बाहर निकलती है, तो उसके सिरे जिस तरह आपका वो दुपट्टे नहीं बन के आते जिनके सिरे खुले होते हैं, या मतलब फॉर एग्जांपल हम लड़कों की पैंट्स आती हैं, ड्रेस पैंट्स, जिनके नीचे से पौंचे खुले होते हैं, तो उनके पौंचों को ट्रिम करना होता है, काटना होता है, और लॉक करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द वर्क ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी। जब इमेच्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, नई ताजी सिंथेसिस होके गरम गरम ओवन से बाहर आई है, तो उसके जो एंड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं, इमार्जिनल होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? उनके एंड्स को प्रॉपर काट के साथ जोड़ के फाइनल फॉर्म में करके पैकिंग करके बाहर निकालना। सो दिस इज दी वर्क ऑफ एक्सोपेप्टाइडेजेस, राइट? आई होप कि इस एग्जांपल सारी चीजें आपको समझ आई हो। इलास्टेज एंड कोलेजनेस, ठीक है, um, इसका प्रो इलास्टेज इनएक्टिव फॉर्म में उसको इलास्टेज में हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कनेक्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द न्यूट्रल एलिफेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, एम्फीपैथिक भी पढ़ाए थे, एलिफेटिक भी पढ़ाए थे। ठीक है, और एरोमेटिक भी पढ़ाए हुए। ठीक है, तो ये एलिफेटिक्स के अंदर से ये काम करता है। ठीक है, हमें ये भी पता, इलास्टेज हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक मेजर पार्ट है, और इसकी डिग्रेडेशन कई सालों तक नहीं होती। आई एम सॉरी,
इलास्टेज की जब डिग्रेडेशन कई सालों तक नहीं होती तो उसको ये जो एंजाइम है इलास्टेज ये भी इतना एक्टिवली काम नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम इलास्टेज को हम इनहिबिट करते हैं ताकि हमें आर्थराइटिस वगैरह ना हो। इसी तरह कोलिजनेज, ठीक है, कोलेजन कोलेजन के ऊपर एक्ट करता है और वो कोलेजन डिग्रेडेशन करता है और आपको भी पता है कोलेजन की भी लाइफ सालों साल चलती है। तो हमें अच्छा, डाइजेशन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीलेक्टिक एंजाइम प्रेजेंट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन जूसेस। ठीक है जी, अभी टोटल की बात करते हैं जी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से हैं? एंटेरोकाइनेसिस, मैंने कहा था एंटेरोकाइनेसिस का क्या काम है, ये म्यूकोजल है। अमाइनो पेप्टाइडेजेस, ये हमने सामने सारी अमाइनो पेप्टाइडेजेस की बात करेंगे कि जी कौन से अमाइनो, और प्रोलीडेजेस और डायोट्राइपेप्टाइडेस, ये वो टाइप ऑफ पेप्टाइडेजेस हैं। अभी भी मैंने आपको पेप्टाइडेजेस ही पीछे पढ़ाता आ रहा हूँ। ये वो वाले पेप्टाइडेजेस हैं जो बेसिकली म्यूकोजल अटैचमेंट है। वो जो पीछे जितने पेप्टाइडेज थे वो सिक्रीटरी थे और वो पैनक्रियाटिक थे। ये जितने पेप्टाइडेजेस हैं ये म्यूकोजल हैं और ये इंटेस्टाइनल विलाय के अंदर या ब्रश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है? आ जाए, सबसे पहले एंटेरोकाइनेजेस, दे आर नोन एज एंटेरोपेप्टाइडेजेस आल्सो। एंटेरोकाइनेजेस और काइनेजेस क्या करते थे? फॉस्फोराइलेशन करते थे। ये आपने को पता होना चाहिए अपने एंजाइमोलॉजी के नॉलेज से। प्रेजेंट एट epithelial cells, brush borders of duodenum mucosa and secreted into the duodenum। ठीक है जी, इनकी लोकेशन आपको याद रखनी चाहिए। सेकेंडली, इनका फंक्शन क्या है कि ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने में इनका क्या काम है? इनका सबसे बड़ा काम ये है कि ये जो इसका हेक्सोपेप्टाइडेज होता है ना, जो कि एक ग्लूटामीन जिस तरह का कंपाउंड होता है, इसको ये ट्रांस एमिनेट इसके साथ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी की एक्टिवेशन वैसी ही होती है जिस तरह पहले होती है। अच्छा जी, अमाइनो पेप्टाइडेजेस या इसे कहते हैं लैप, ल्यूसिन अमाइनो पेप्टाइडेज। ठीक है, ये एक ही ल्यूसिन का सिर्फ काम है। ठीक है, देयर इज एन अमाउंट ऑफ ल्यूसिन प्रेजेंट इन आवर, सर आपकी आवाज स्लो हो गई। अब ठीक आ रही है बेटा? इफ इज ओके, ठीक है। प्रो सॉरी पीछे हो गया, हाँ। अमाइनो पेप्टाइडेजेस, अगेन दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ म्यूकोजल पेप्टाइडेजेस। अभी तक म्यूकोजल की बात हो रही है, सबसे पहले बात किसकी हुई? एंटेरो की। अब अ, अब एंटेरो का मैं आप लोगों को एक और वर्ड बताता हूँ। आपने अक्सर डॉक्टर से सुना होगा एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर इज अ फीवर दैट happens due to involvement of intestinal infection। ठीक है, उसी तरह जो जो चीज म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन के साथ अटैच होगी उसको एंटेरो कहेंगे। तो देरो एंटेरो पेप्टाइडेजेस आर दोज पेप्टाइडेजेस जिनका काम सिर्फ ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करना है। उसके साथ अमाइनो पेप्टाइडेज है जिसका बेसिकली और कोई अमाइनो एसिड नहीं है, ल्यूसिन है। तो इसको हम ल्यूसिन अमाइनो पेप्टाइडेज भी कह सकते हैं। इसके दो नाम है, लैप इन शॉर्ट। इसके फंक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। कैन हाइड्रोलाइज अ पेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। अगर वो पेप्टाइड्स आते हैं जिनको बड़े बड़े एंजाइम्स आके, जैसे ट्रिप्सिन होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, उधर पेप्सिडोजन था, एक ओलिगोपेप्टाइड, एक हैवी चेन आ गई है जिस तरह ग्लोबिन आ गया है, ठीक है ना, और उसको तोड़ के छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया। अब एक अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल आप ग्लूटामीन के अंदर भी देख लें, या आप फॉर एग्जांपल मेथियोनिन देख लें। हमने मेथियोनिन की सिंथेसिस इतनी जाए, इनके अंदर कितने पेप्टाइडिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा थोड़ा तोड़ 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 के हम कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। तो वो जो सिंगल डाई और ट्राई पेप्टाइड्स होते हैं ना, जो इतने छोटे छोटे से होते हैं, उनको इसने तोड़ना होता है, जो कि इतने बड़े एंजाइम्स की पोलैरिटी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होते, क्योंकि इनके जो पोलर एंड्स होते हैं, जब मैंने आपको ट्रिप्सिन का पोलर एंड बताया, इनके जो पोलर एंड होते हैं वो खुद डाई और ट्राई पेप्टाइड्स होते हैं।
तो उन्होंने अपने से छोटे साइज का या अपने साइज के चीज को कैसे तोड़ना, उनके लिए वो मैटर ही नहीं करता उसकी पोलैरिटी के लिए। तो दे कैन हाइड्रोलाइज, यानी पानी की वजह से, यानी हाइड्रोजनेशन की वजह से ये ट्राइपेप्टाइड होते हैं। कैन नॉट हाइड्रोलाइज अ डाई, कैन नॉट हाइड्रोलाइज अ डाइपेप्टाइड, ठीक है ना। अब ये डाइपेप्टाइड यानी अपने से भी छोटा या अपने साइज के लिए उसको नहीं तोड़ सकता, ठीक है। सिर्फ ट्राइपेप्टाइड्स को ये तोड़ेगा। रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ जिंक, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ये भी फिर एक मेटालो एंजाइम हो गया जिसके साथ ये तीन मेटल्स अटैच हो गए, ठीक है। सो अभी तक दो मेटालो एंजाइम्स आपके पास आ गए, एक आपके पास कार्बोक्सिलेज ए आ गया, और अब आपके पास लाप आ गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइडेज इज बिलोंग टू अ मेटालोपेप्टाइडेज फैमिली, ठीक है ना। तो उनमें से इन दो में से कोई एक ऑप्शन रोटेट की जा सकती है। अच्छा, कैन हाइड्रोलाइज अ टर्मिनल पेप्टाइड, यानी आखिरी वाले पेप्टाइड कनेक्टेड टू अमीनो एसिड बेयरिंग अ फ्री नाइट्रस ग्रुप, ठीक है। इसकी जो पेप्टाइडेशन है वो नाइट्रस यानी डीएम होता है। इसका फंक्शन क्या है, लैब का फंक्शन ये डीएमिनेशन करवाता है पॉलीपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। सो वेरी स्लो स्लो अगर ये ट्राइपेप्टाइड्स की चेन है या दो इस तरह के, उनको दो के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कैन नॉट हाइड्रोलाइज अ पेप्टाइड बॉन्ड कनेक्टेड विद प्रोलीन रेसिड्यूज, ठीक है। अब प्रोलीन का स्ट्रक्चर हमने बताया था कि इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ गैग्स, ठीक है। और प्रोलीन की सिंथेसिस भी हमने देखी, वो एक ट्रिपल हेलिसिस फॉर्म में प्रोलीन बनता है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। आप सोचें कि ये उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, सो इट्स नॉट अ बिग एंजाइम एक्चुअली। है ना, आवाज स्लो मेरे साथ तो, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू टॉक अलाउड। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे ख्याल से आपकी नेट की वजह से ही हुआ, बट आप अपने एंड से चेक करो, मैं तो चेंज भी नहीं किया। थोड़ी देर के लिए माइक नीचे आ गया था, मैंने सामने रख लिया, ठीक है। मेरा मैं ज्वाइन कर लूँ, आवाज़ कम आ रही है, ठीक आ रही है। मेरा बेटा अभी देखो, एक दफ़ा फिर से चेक करो मेरी तरफ से बेटा, आवाज़ मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया, अभी यहाँ पे जो सिस्टम से भी आवाज़ आ रही है वो ठीक आ रही है। देख लो आप एक दफ़ा बेटा, मैं रीज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अरे अरे, मैं मीटिंग क्विट कर रहा हूँ ये ना। और बेटा अब देखो आवाज़, ऑल ऑफ यू, इज इट वर्क वॉइस, ठीक है। Alright, now I'm going to start again. हम ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज की बात कर रहे थे। ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज, ठीक है, ये ट्राइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है और ट्राइपेप्टाइड्स पे काम करता है। ये बेसिकली स्मॉल प्रोटीलिटिक एंजाइम है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये प्रोलीन जिस तरह के बड़े स्ट्रक्चर्स को नहीं तोड़ सकता। आगे चलते हैं, प्रोलीडेजेस, ठीक है। प्रोलीडेजेस जैसे कि एंडोपेप्टाइडेजेस हो गए, इसी तरह हमारे प्रोलीडेजेस भी हो गए। अब एक्सोम हमारे पास दो थे, ठीक है। एक है कार्बोक्सिलेजेस, जो कार्बोक्सिलेज बी था, और ये प्रोलीडेज है, ठीक है।
कार्बोक्सिलेज का क्या काम था कि ये बेसिकली मेचुरेशन ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। प्रोलीडेज का क्या काम है, लेट्स से कैन हाइड्रोलाइज अ प्रोलीन पेप्टाइड ऑफ अ कोलेजन मॉलिक्यूल, acts as a terminal peptide bond connected to proline as an end amino acid liberating proline molecule। तो बेटा इसका भी यही काम हुआ जो कि कार्बोक्सिलेज बी का हुआ। सो दे आर वर्किंग एट द सेम चैनल एट द सेम प्लेस, इसीलिए दोनों को एक्सोपेप्टाइडेज कहते हैं। ये जो इमेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन बन के आता है, स्पेशली जो बड़े बड़े कोलेजन और प्रोलिन जैसा के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो एंड पे वो आ रहे हैं, व्हाट डू यू से, जो टेल पे आ रहे हैं या रेजिड्यू पे आ रहे हैं अमाइनो एसिड जो कि फ्री अमाइनो एसिड्स हैं, उनको उतार के वो आगे फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करके और इनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। ठीक है, इनका एज सच, दोबारा से आई एम कमिंग बैक टू दिस फैक्ट कि जो एक्सोपेप्टाइडेजेस हैं, ये जो दोनों आपको पढ़ाए हैं, इनका एज सच प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जिसका मतलब हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब भी वर्ड सोचते हैं तो मेटाबॉलिज्म होकर हमें एनर्जी मिली या हमारा कुछ है, इनका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कोई पार्ट नहीं है। मगर ये प्रोटीन एक दीज आर द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स जो कि डिग्रेड होते हैं। So they play a very significant role in degradation of proteins or complex proteins, but not in sense of providing the energy or metabolic pathways। ठीक है, अब आ जाते हैं जी डाई और ट्राइपेप्टाइडेजेस। ठीक है, these hydrolyze the peptides either at the two places। ठीक है जी, दो places के ऊपर hydrolyze करते हैं। in microvillus of the membrane of intestinal epithelial cells, पहली जो ये बात है कि जी एंटेरिक रीजन पे, or inside the epithelial cells peptides have been absorbed into inside the cell। और एक जब ये प्रोटीन इनटेक का यानी प्रोटीन के अंदर डिग्रेड होने के बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाना है, तो इस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन को अप्रीहेंड करते हैं ये डाई और ट्राइपेप्टाइडेजेस, पहला काम। दूसरा काम जो इनका ये है कि जी मेम्ब्रेनस, a tripeptidase act on a tripeptidase or produce a dipeptide and a free amino acid। बात है ट्राइपेप्टाइड ने ट्राइपेप्टाइड पे एक्ट करना है और उसके अंदर से एक अमाइनो एसिड है। तो अब ट्राइपेप्टाइड का नाम दो जगह पर आ गया। सबसे पहले आ गया लैब पे। लैब क्या करता है कि सिंपलर चेन ऑफ अमाइनो एसिड को तीन तीन के अंदर तोड़ देता है। ट्राइपेप्टाइडेज क्या करता है, तीन वाले को दो में तोड़ देता है। ठीक है, डाइपेप्टाइड क्या करता है, दो को एक में तोड़ देता है। तो टू द ग्रास रूट लेवल, टू सिंगल अमाइनो एसिड लेवल, ये इस तरह वन बाय वन डिग्रेड। आगे चलते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अब हमने अमाइनो एसिड्स खा लिए, हमने तोड़ लिए, अब इनको अब्जॉर्ब करना है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस डाइटरी प्रोटीन सबसे पहले क्या होता है कि some of the amounts of oligopeptides like triandroids may remain as such। सिर्फ हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स की हमारे अंदर अपटेक हो जाते हैं, अदर देन दैट वो सिंपलर फॉर्म में होती हैं। और साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इलियम एंड जिजनम। ठीक है, oligopeptide dipeptides are absorbed from the duodenum and proximal jejunum। अब जो जो एक्सेप्शंस थे उन्होंने कहाँ से होना, उन्होंने ड्यूडेनम से होना, अदरवाइज स्मॉलर फॉर्म में jejunum से ही होना है। ठीक है, हाउ डू अमाइनो एसिड्स रीच टू लिवर। अच्छा जी, आपको पता है production है ना, a circulation is consisted of intestine leading to liver, इसे पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, पोर्टल वेन्स, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है जी, और अमाइनो एसिड्स products digested like di and tripeptides or any absorption are carried by the portal blood to liver। so portal blood circulation है और इसके अलावा कोई और सर्कुलेशन नहीं है। उसके बाद रेट ऑफ, अब एक चीज ने स्टमक के अंदर से ब्लड में आना है,
ब्लड में आने के बाद उसने कहाँ जाना है? लिवर में जाना है। किस रोड से जाना है? रोड कौन सी जाती है? जैसे रोइन वाली वाली रोड आपको एविसिना लेके जाती है, इसको जो रोड लगनी है वो है आपकी पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन वाली। किस स्पीड से जाना है? द स्पीड लिमिट क्या है? स्पीड लिमिट डिपेंडेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, द डिफरेंस इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू आइसोमर्स। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर डी एन एल पढ़ाया था कि ये दो आइसोमर्स होते हैं, हमने कहा था डी इज मोर प्रोफिशिएंट फॉर ह्यूमन बॉडी और rather than L, ठीक है। इधर things are different, इधर L amino acids are more proficient than D, ठीक है जी। अब ये एल अमाइनो एसिड्स की स्पीड को ज्यादा क्यों होती है, इसकी जो हाई स्पीड व्हीकल क्यों है, ठीक है। एक होता है ना लो लो वेट व्हीकल होता है, या लो जो भी होता है, एल एल भी होता है, व्हाटएवर, सॉरी मिसाल ही भूल गई। एक होते हैं कि जी इन्होंने फास्ट स्पीड पे डाइजेस्ट होना है, ठीक है। फास्ट स्पीड पे डाइजेस्ट होने के लिए एक तो इनकी पहले डी आइसोमराइजेशन होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ कि ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी इसके लिए एटीपी कंज्यूम हो रही होती है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसको हमेशा कौन सा साथ दे रहा होता है? पीएलपी, ठीक है, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। पैराडॉक्सिल फॉस्फेट यानी विटामिन बी सिक्स की इम्पोर्ट विटामिन बी सिक्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये तीन चीजें इसको फास्टन अप करती हैं। एक, इसकी आइसोमेरिज्म डी है 1। अगर मैं पूछता हूँ व्हाई द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एल अमाइनो एसिड इज ग्रेटर और फास्टर देन द डी अमाइनो एसिड, तो आपका क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे। सर पहली बात, ये डी आइसोमराइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, दे कंज्यूम एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरी बात सर, इनकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करता है पीएलपी या विटामिन बी सिक्स। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, वैसे तो इतना सिंपल नहीं आएगा कि डी अमाइनो एसिड्स ये क्यों स्लो है, दे आर स्लोली अब्सॉर्ब, दे आर अब्सॉर्ब बाय द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो ट्रांसफर हो रहा होता है। आगे चलते हैं, अमाइनो एसिड्स रीच टू द लिवर। अब हमने खाए, हमने तोड़ने के बाद ब्लड में डाले, ब्लड के बाद डालने के लिए स्पीड भी रख दी, रूट भी रख दिया। अब डेस्टिनेशन, अब जनाब साहब एविसिना पहुंच गए। प्रोटीन, एविसिना प्रोटीन पहुंचने के बाद दैट इज अ लिवर फॉर अस, ठीक है। उनके साथ होना क्या, उनको दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक। ग्लूकोजेनिक वो हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होना है, और इसने जिन्होंने ऑक्सीडेशन पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होना है, ठीक है। इसने भी बाद में शायद ग्लाइकोलिटिक में जाना है, मगर पहले ये बीटा ऑक्सीडेशन को या ऑक्सैलो एसीटेट या अमाइनो फैटी एसिड फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। Direct release into the bloodstream and plasma proteins such as albumin और free amino acids, ठीक है। अब दो को तो जितने आए, पहला काम क्या हुआ, किसी को ग्लूकोजेनिक में डाल दिया, किसी को कीटोजेनिक में डाल दिया, और कुछ ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया। वो कौन से हैं? डायरेक्ट रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन और फ्री अमाइनो एसिड। फ्री अमाइनो एसिड इनका काम क्या होता है? जो एल्बुमिन होता है एक सबसे हैवी वेट वाला वन ऑफ द, जिस तरह का ग्लोबिन होता है इस तरह का अमाइनो एसिड होता है। इसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया ही इसलिए कि इसको फौरन प्लाज्मा में डाल दिया जाता है। इसकी एल्बुमिन की वजह से हमारी प्लाज्मा की जितनी ऑस्मोलैरिटी है और ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन होती है। इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड ने आपके किसी ऑर्गन के अंदर पेनिट्रेट करना है या सीरम में पेनिट्रेट करना है, तो उधर के एल्बुमिन की सेटिंग को चेंज किया जाता है। और अगर इसी ने कहीं और लीक आउट करना है, तो उसके लिए भी एल्बुमिन की सेटिंग चेंज होती है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, हमारे घरों में अक्सर बुजुर्ग होंगे, स्पेशली डायबिटिक बुजुर्ग,
एक उनकी कंप्लेन होती है कि जी हमारे पाँव में सोज पड़ गई है, हमारे हाथों में सोज पड़ गई है, और पड़ भी जाती है, और वो देखो ना, दबाओ तो वो के उसमें ना टिप पड़ जाते हैं, उनके पाँव अंदर दब जाते हैं। तो इस किस्म की जो स्वेलिंग होती है इसे एडिमा कहते हैं, एंड दैट एडिमा इज जस्ट ड्यू टू एल्बुमिन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक हो गया, डिजीजेस छोड़ दें। ठीक है, अच्छा जी। Absorbed from amino acid intestine to a small amount through the portal circulation, remain in the systemic circulation throughout the body and fluid and tissue. Disintegration of protein amino acid for the body and ठीक है। Phases of catabolism। अच्छा जी, अब ये जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स थे, इन ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स ने टूटना है, और किसी ने फैटी एसिड बनवाना है, किसी ने कार्बोहाइड्रेट बनाना है। ठीक है, अब इनके टूटने को कैटाबॉलिज्म की फेजेस है। फर्स्ट फेज, कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ, सबसे पहला काम क्या करना है इन्होंने, अमाइनो एसिड्स ग्रुप निकाल लें, फॉर्मिंग अमोनिया, जो टॉक्सिक एलिमेंट है हमारा। ठीक है, अमोनिया निकालना है करस्पॉन्डिंग टू अल्फा कीटो एसिड। जब आप नाइट्रोजन डीएमिनेशन कर देंगे किसी भी अमाइनो एसिड की, तो अल्फा कीटो एसिड आ जाएगा, द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड। यानी किसी भी अमाइनो एसिड का जो कार्बन कार्बन स्केलेटन होता है वो अल्फा कीटो एसिड होता है। ठीक हो गया। A portion of free amino, the portion of free ammonia is excreted in the urine, but most of it is used as systemic synthesis of urea. अब ये जो NH3 निकला था, इसमें से कुछ तो सीधा यूरिन में बाहर निकल गया, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। उसके अलावा मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ठीक है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है और वो फिर एक्सक्रीट होता है। इन सेकेंड फेज, अब एक दफा जो पहला फेज ऑफ डिग्रेडेशन हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, हमने नाइट्रोजन से, पहले फेज में हमने नाइट्रोजन से जान छुड़ाई है, बस सिंपल इज दैट। अब इस नाइट्रोजन के साथ हमने क्या क्या किया वो दोबारा से मैं रिकॉल करूंगा। ठीक है, दूसरे फेज में हमने क्या किया, जो अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म के बाद जो इसका कार्बन स्केलेटन था, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज एंड सेंट्रल पाथवे के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, तो पहले पार्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म स्टेप 1 में गेट रिड ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड पार्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन और सब्स्टिट्यूट द कार्बन स्केलेटन इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म्स। ठीक है, ये रिक्वायर्ड फॉर्म्स है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहले स्टेप ऑफ कैटाबॉलिज्म को एलैबोरेट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ क्या कुछ करते हैं। नाइट्रोजन एंटर्स द बॉडी एंड कंपाउंड्स, ठीक है जी, इसका नाइट्रोजन का लीव्स द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिया, अमोनिया एंड अदर प्रोडक्ट्स ड्राइव फ्रॉम द अमीनो एसिड। ठीक है जी, इस अमोनिया की वजह से, इस नाइट्रोजन की वजह से बॉडी अपने बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस, अपनी यूरिन आउटपुट, अपना फ्लूइड इनटेक, ये सारा कुछ इसी लेवल ऑफ नाइट्रोजन का जो लेवल है, ये आपकी बॉडी में, जैसे कि आपका फ्यूल गेज होता है आपकी बॉडी के, आपका गाड़ी का, कि जितना फ्यूल गेज ज़्यादा है उतनी गाड़ी आप ज़्यादा देर तक चला सकते हैं, जितना आपका फ्यूल गेज नीचे है और रिजर्व लगा हुआ है, दैट मीन्स कि आप विदाउट रीफिल और विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड अमाउंट गाड़ी अब उतनी नहीं चला सकते। सो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन लेवल होगा उस हिसाब से आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे, जितना कम होगा उस हिसाब से बॉडी के मेटाबॉलिक ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसमें अमाइनो एसिड पूल और प्रोटीन टर्नओवर, ये दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ये दो गेजेस होते हैं जो कि हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ओवरऑल वैसे तो हम आपको ये बता सकते हैं, इन दो गेजेस को हम ट्रांसलेट इस तरह कर सकते हैं, एक सीएनजी का टैंक है और एक पेट्रोल का टैंक है। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है तो एक आपके दो दो गेजेस है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर ये दो गेजेस है, एक हमारा प्रोटीन टर्नओवर गेज है और एक हमारा गेज है अमाइनो एसिड पूल। ठीक है,
अमाइनो एसिड पूल की बात करते हैं. Free amino acids are present throughout the body in the cell and extracellular matrix. All the amino acids as belong to a single entity called the amino acid pool. ठीक है जी. ये जितने हैं वो सारे मिला के अमाइनो एसिड पूल बनते हैं. दिस पूल इज सप्लाइड रिसोर्सेज. ठीक है. इस पूल को यानी इसका पेट्रोल पंप तीन है. ठीक है. एक जो आप खाओगे. ठीक है. दूसरा जो दूसरी किसी प्रोटीन की वजह से या एक बड़े कॉम्प्लेक्स के टूटने की वजह से आपको मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक कोलेजन डिग्रेड होके उसके अंदर से प्रोटीन अलग हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट अलग हो रहा है एजिंग के हिसाब से या जिसके वजह से वहां से आपको मिल गया. और सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल. अब एक एसेंशियल अमाइनो एसिड आपने बाहर से खाया हुआ है, आपने लिया हुआ है. ठीक है. वो जिस वक्त मेटाबोलाइज होता है उसके अंदर से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आप निकलते हैं. ठीक है. वो जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनको उन वो जो नॉन एसेंशियल एक एक अमाइनो एसिड आपने खाया, उसने आपके बॉडी काउंट के अंदर यानी 1 लीटर आपके फ्लूइड में ज्यादा. अब वो था तो तो ये चाहिए था कि 1 लीटर फ्लूइड आपका 1 लीटर पेट्रोल आपका कम हो जाए. मगर होता क्या है कि वो एक या दो से छूट देता है. तो बेसिकली आपका काउंट उतना ही. इसकी हाई ऑफ रेगुलर पेट्रोल डालना है. हाई ऑफ और अगर आप रेगुलर पेट्रोल वाले तो 10 लीटर पेट्रोल में गाड़ी काम चल देती है. तो दिस इज हाउ इट इज. एसेंशियल essential amino acids are they have a lot more sources of energy sources हो गए. ये किताब से चार्ट निकला हुआ है. डाइटरी प्रोटीन टिश्यू ब्रेकडाउन सिंथेसिस. ठीक हो गया. अब यूटिलाइजेशन क्या होती है ये बहुत लंबी चौड़ी है, खुद से देख लेना. इस रिवीजन में इसके ऊपर बात नहीं होती. ठीक है. उससे आगे चलते हैं हम बात करने के लिए. ये स्कूल हम किस तरह भरा है करने के लिए. स्लाइड आगे चल रही. हाँ चल गई. 3 तरीके जी अपने आप को प्रोटीन से महरूम करने के. ठीक है. एक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. हम प्रोटीन सिंथेसिस बंद कर दें. नाइट्रोजन कंटेन मॉलिक्यूल्स हम यूरिनेशन ज़्यादा करके नाइट्रोजन कंपाउंड ज़्यादा बना दें और कन्वर्जन कर दें हमें. या आप इंतहा के भूखे रहें, इमिसिएट हो जाएं, जंगल सहरा में चले जाएं और ये हालत आ जाए कि जी आपका अमाइनो एसिड भी टूटना शुरू हो जाए ताकि आपको एनर्जी हो. और इसकी एग्जांपल्स हम बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं कि अफ्रीकन बच्चे जिनकी कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल ही स्किन ओवर द बोन्स होती है, उसमें ये होता है कि दे आर इमिसिएटेड, दे हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ स्टार्वेशन कि उनका प्रोटीन भी कन्वर्ट हो गया वह इनटू द फॉर्म ऑफ फूड. सो दीज आर द थ्री पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ इंसिडेंट जिसके अंदर ये प्रोटीन कैटाबलाइज होती है. नाइट्रोजन बैलेंस. अब नाइट्रोजन बैलेंस इसी के अंदर इस अमीनो एसिड पूल के अंदर इसी सारा फ्यूल के अंदर कम या ज़्यादा नाइट्रोजन बैलेंस. अगर हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस नेगेटिव हुआ इसका मतलब है कि हम नाइट्रोजन डिफिशिएंट है. अगर हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस ज़्यादा हुआ इसका मतलब है हम नाइट्रोजन सफिशिएंट है. मगर हमें ये दोनों फिजियोलॉजिकल स्टेट मेंटेन करनी पड़ती है. अब हमने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, पिंडी जाना है लाहौर से, तो गाड़ी के अंदर 2 फ्यूल टैंक्स लगेंगे. तो हम क्या नॉर्मली डिसाइड करते हैं कि लाहौर से निकलेंगे और भेरा से दोबारा से टॉप करवाएंगे और या सॉल्ट रिज से पहले से फिल करवाएंगे और फिर हम इस्लामाबाद में. तो दे आर 2 टैंक.
body is a bit more accurate and well designed than our cars. Body says, if I'm supposed to spend more amino acids somewhere, why not I have two tanks? Considering that a car consisted of two tanks, एक टैंक वो रनिंग में चल रहा है और एक रिजर्व टैंक अलग भरा हुआ है, ठीक है. So this is how it is. जब body goes into the conditions of synthesis and upgradation like pregnancy, एक और बच्चा, एक और इंसान एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहा होता है. फिर इन स्टेजेस लाइक बॉडी बिल्डिंग जहाँ पे आपका मसल 2 किलो का आपने से 10 किलो का बनाना है. और इन द केसेस ऑफ और मुझे घंटा बच गया कि जी बेटा मेरा टाइम खत्म हो गया. Oh my God, मेरा टाइम खत्म हो गया. अच्छा बच्चों, this lecture was for review on protein metabolism from A to Z. हालांकि आपको भी पता है ये काफी लंबा चौड़ा है. Since I always been calling you for consultation and questioning and none of you have come so far. I believe कि ना तुम लोगों को समझ आ रही है ना इस सिस्टम का फायदा हो रहा है. तो बेटा do some favor, do read through these things. ये बहुत मुश्किल है. आप इनको रिवाइज करें and do ask us. Thank you so very much for your time to me. Allah Hafiz.